हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडी स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे छोटा नागपुर के पठार के बारे में और जो भी प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र है उनकी विशेषताएं जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है? तो झारखंड क्षेत्र में है। जैसे ये हमारा झारखंड है और इस झारखंड के पठार को ही हम लोग छोटा नागपुर के पठार बोलते हैं या फिर झारखंड का पठार बोलते हैं। झारखंड का पठार किस चीज़ से बना हुआ है, किस प्रकार का चट्टान से? जैसे जो भी पठारीय क्षेत्र है, ये वाला हमारा पठारीय क्षेत्र है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कुछ बिहार का क्षेत्र लेकर के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये पूरा हमारा पठारीय क्षेत्र है। तो जो भी पठारीय क्षेत्र है सब विशेष प्रकार के चट्टानों से बना हुआ है और इसी चट्टान से हम लोग खनिज प्राप्त करते हैं। जैसे ये अरावली पर्वत, ये धारवाड़ के चट्टान से बना हुआ है। ये विंध्या पर्वत, ये विंध्यान क्रम की चट्टान से बना हुआ है। कर्नाटक का पठार, ये भी धारवाड़ क्रम के चट्टान से बना हुआ है। तो ये हम लोग को चट्टान चैप्टर में पढ़ना है। तो ठीक उसी प्रकार ये झारखंड का पठार, जिसे हम लोग छोटा नागपुर का पठार भी बोलते हैं, ये टर्शियरी क्रम के चट्टान से बना हुआ है और गोंडवाना क्रम के चट्टान से बना हुआ है। और ये दो चट्टान में कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यही कारण है कि झारखंड कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है और कोयला का सबसे ज़्यादा भंडार झारखंड में है। क्यों? क्योंकि वो टर्शियरी और गोंडवाना चट्टान से बना हुआ है और इस दोनों चट्टान में कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और यही कारण है कि झारखंड को हम लोग रूर प्रदेश के नाम से जानते हैं। रूर प्रदेश किसको बोलते हैं? तो जहाँ पे कोयला और खनिज बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। जैसे जर्मनी में भी रूर प्रदेश है, वहाँ पे राइन और रूर नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो भी खनिज में बहुत ज़्यादा समृद्ध है। खनिज वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए उसको लोग रूर प्रदेश बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से झारखंड में बहुत ज़्यादा कोयला पाया जाता है, बहुत ज़्यादा खनिज पाया जाता है, इसलिए भारत का रूर प्रदेश हम लोग झारखंड के छोटा नागपुर के पठार को बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं संप्राय मैदान में। संप्राय मैदान क्या होता है? तो जो पठारीय क्षेत्र होता है, जैसे ये हमारा पठारीय क्षेत्र है, ऐसे औसतन पठारीय क्षेत्र का जो ऊंचाई होता है, जैसे ये यदि समुद्र है तो समुद्र से लगभग 1000 मीटर ऊंचा होता है। यदि ये हमारा समुद्र है, इस क्षेत्र को हम लोग यदि समुद्र बोले तो यहाँ से लगभग 1000 मीटर ऊंचा क्षेत्र होता है पठार। तो पठार का जो सतह, ऊपर वाला सतह है, ये हो सकता है कटा छटा हो या फिर प्लेन भी हो सकता है। जैसे ये मालवा का पठार जो है ये बहुत ज़्यादा कटा छटा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नाली के समान कटा हुआ आकार हम लोग को देखने को मिलता है। नाली के समान कटा हुआ स्थलाकृति देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पर यदि छोटा नागपुर का पठार का बात करें, ये वाला पठार, इसी को मैं यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ। तो छोटा नागपुर का पठार ऊपर से एकदम प्लेन है, ये बहुत ज़्यादा कटा छटा नहीं है और इसी को हम लोग बोलते हैं संप्राय मैदान। संप्राय मैदान का मतलब ऊपर से एकदम प्लेन होना, वैसा पठारी क्षेत्र जो ऊपर से एकदम प्लेन हो, समतल हो। तो ये एकमात्र कहाँ पर? झारखंड के छोटा नागपुर के पठार में देखने को मिलता है। यदि हम धारवाड़ का पठार का बात करें या फिर दक्कन की पठार का बात करें या फिर बस्तर की पठार का बात करें तो ये सब में कटा छटा क्षेत्र मिलता है। सबसे ज़्यादा तो मालवा के पठार में मिलता है, लेकिन छोटा नागपुर के पठार जो है सो वहाँ पे एकदम समतल मैदान देखने को मिलता है, जिसे हम लोग संप्राय मैदान बोलते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि संप्राय मैदान भारत में किस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं? तो छोटा नागपुर के पठार में। हम लोग जानते हैं नदियों के बारे में जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। तो हम लोग चर्चा करेंगे कुछ प्रमुख नदियाँ को जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। जैसे छोटा नागपुर के पठार से लगभग बीचों बीच एक नदी निकलती है जिसे हम लोग बोलते हैं दामोदर नदी। इसे हम लोग बंगाल का शोक भी बोलते हैं। एक और नदी निकलती है दामोदर नदी के जस्ट नीचे से, वो भी बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पहले झारखंड के पठार से निकलती है या फिर छोटा नागपुर के पठार बोल सकते हैं। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। इसको हम लोग बोलते हैं स्वर्ण रेखा नदी।
और एक और नदी ब्राह्मणी नदी या फिर ब्राह्मी नदी भी लिखा हुआ मिलता है कहीं कहीं, तो ये कहाँ से निकलती है? ये भी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो हम लोगों ने 3 नदी देखा, दामोदर, स्वर्णरेखा और ब्राह्मी नदी। ये तीनों छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। गंगा नदी जो बहते हुए आती है यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। इसी से एक और नदी आती है हुगली, जो किससे मिल जाती है? दामोदर नदी से। ये हमारी गंगा नदी इस प्रकार आई, बांग्लादेश में चली गई और इससे एक नदी और निकली जिसको हम लोग बोलते हैं हुगली नदी, और ये आके दामोदर नदी के साथ मिल गई और तब जाके बंगाल की खाड़ी में गिरी। और ये हमारा स्वर्णरेखा नदी, ये ब्राह्मी नदी, ये तीनों नदियाँ छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इसको हमें याद करके रखना होगा। तो ये जो दामोदर नदी है ये झारखंड को 2 भाग में डिवाइड कर दी। एक तो ये नीचे वाला क्षेत्र और एक ये ऊपर वाला क्षेत्र है। और ये तो पूरा छोटा नागपुर का पठार है और ये दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को 2 भाग में बांट दी, एक उत्तर वाला और एक दक्षिण वाला। तो जो उत्तर वाला भाग है उसको हम लोग बोलते हैं हजारीबाग का पठार और जो दक्षिण वाला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं रांची का पठार। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हजारीबाग का पठार क्या है और रांची का पठार क्या है। तो ये दोनों छोटा नागपुर के पठार का ही हिस्सा है, जो कि उत्तर वाले को हम लोग हजारीबाग का पठार और दक्षिण वाले को रांची का पठार बोलते हैं। और ये किसके द्वारा विभाजित किया गया है? तो ये दामोदर नदी के द्वारा, जो झारखंड के बीचों बीच बहती है। और ये हमारा हुगली नदी है। तो ये जो गंगा बहती हुई चली आती है, इधर से तीस्ता और इधर से ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदी बहती हुई आगे कहाँ पे मिलती है? बांग्लादेश में। तो आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। और ये जो छोटा नागपुर का पठार है, इसी के उत्तर में, उत्तर पूरब में राजमहल की पहाड़ी है, जो कि बिहार और कुछ पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में। यहाँ पे क्या है? राजमहल की पहाड़ी। तो ये जो विशेष बात थी वो हम लोगों ने समझा छोटा नागपुर के पठार के बारे में, बड़े ही विस्तार से सारे पॉइंट्स को डिस्कस किए। अब हम लोग जानेंगे दक्कन के पठार के बारे में। तो दक्कन का पठार या फिर दक्कन ट्रैप, यह हमारा सतपुरा पहाड़ी है, यह पश्चिमी घाट है। इस पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? सह्याद्री के नाम से। ठीक है। तो ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है और ये सतपुरा की पहाड़ी है। ये महादेव, ये मैकाल सब सतपुरा के हिस्सा है। तो सतपुरा के दक्षिण में, और ये हमारा कर्नाटक का पठार है, इससे उत्तर में पश्चिमी घाट से इस साइड और पूर्वी घाट से इस साइड का जो क्षेत्र है ये पूरा दक्कन का पठार है, जो कि भारत का सबसे बड़ा पठार है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जैसे मालवा का पठार है, इधर बस्तर का पठार है, ये धारवाड़ का पठार है। तो इन सब में, ये छोटा नागपुर का पठार है, तो इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है? दक्कन का पठार है। और ये दक्कन का पठार एक लावा निर्मित पठार है। लावा निर्मित पठार क्या होता है? तो ये पठारी क्षेत्र हो गया। यहाँ पे पहले ज्वालामुखी था, तो ज्वालामुखी से जो तरल पदार्थ निकलता है उसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। यहाँ से जो अंदर में रहता है लिक्विड पदार्थ, जो बाहर निकलता है उसको मैग्मा बोलते हैं। और ये बाहर निकल के जब जम जाता है तो इसको हम लोग लावा बोलते हैं, लावा। और जब लावा यही पूरा कूल डाउन हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो एक चट्टान का निर्माण करता है, जिसे हम लोग आग्नेय चट्टान बोलते हैं, या फिर आग्नेय चट्टान या फिर इग्नियस रॉक बोलते हैं इसको। और इसी के अपर्दन से, जब ये अपर्दन होता है, अपर्दन मतलब मिट्टी जल द्वारा टुकड़े में बंटना, बहुत छोटे छोटे कणों में बंट जाना, उसी को अपर्दन बोलते हैं। तो ये तो यह अपर्दन से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो यही कारण है कि जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है वो काली मिट्टी से बना हुआ है पूरा, और यहाँ पे कपास की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र के क्षेत्र में। और इसी को हम लोग बोलते हैं दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप किस चीज़ को बोलते हैं? तो पहले जब ज्वालामुखी निकलता है तो एक लेयर बनता है लावा का, फिर दूसरा बार निकला मैग्मा तो दूसरा बार लेयर बना, तीसरा बार निकला तो तीसरा लेयर बना। तो इसी प्रकार बहुत सारे लेयर बन के एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, जिसको हम लोग ट्रैप बोलते हैं। इसलिए इसको लोग दक्कन का पठार या फिर दक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। कहाँ से कहाँ तक है क्षेत्र का विस्तार हम लोगों ने समझ ही लिया। अब हम लोग जानेंगे उच्च चोटियों के बारे में और कुछ पहाड़ियों के बारे में जो इस दक्कन ट्रैप पर स्थित है। तो
पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री बोलते हैं। तो पश्चिमी घाट को जो सह्याद्री बोलते हैं, ये तो सह्याद्री हो गया पश्चिमी घाट, तो इसका उत्तर वाला भाग को हम लोग उत्तरी सह्याद्री बोलते हैं, उत्तरी सह्याद्री, और दक्षिणी वाला भाग को दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, ये दक्षिण वाला भाग हो गया, इसको दक्षिणी सह्याद्री, उत्तर वाला को उत्तर सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री में कई सारी ऊंचे चोटियां स्थित हैं, जैसे कलसूबाई, सल्हेर, महाबलेश्वर। ये तीनों ऊंची चोटियां कहाँ पर हैं? उत्तरी सह्याद्री में है। और उत्तरी सह्याद्री किस क्षेत्र में आता है? तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में आता है। ये उत्तरी सह्याद्री, ये ग्रीन कलर वाला महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में आता है। तो महाराष्ट्र में 3 चोटियां, कलसूबाई, सल्हेर, महाबलेश्वर। सबसे ज़्यादा हाइट, सबसे ऊंचा कौन सा है? कलसूबाई, उसके बाद सल्हेर, उसके बाद महाबलेश्वर। इस तीनों को याद रखिएगा। ये तीनों उत्तरी सह्याद्री की ऊंची चोटियां हैं, जिसमें सबसे ऊंची कलसूबाई है। एग्जाम में अक्सर महाबलेश्वर ऑप्शन में देता है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब आते हैं दक्षिणी सह्याद्री में। तो दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कुद्रेमुख। ये दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, और कहाँ पे है? कर्नाटक में। और ये तीनों कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। यदि हम लोग कलसूबाई, सल्हेर, महाबलेश्वर और कुद्रेमुख की चर्चा करें, इन चारों में सबसे ऊंचा कौन है? कुद्रेमुख, जो लगभग 1894 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसीलिए पश्चिमी घाट की या फिर सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है। लेकिन हम लोग सिर्फ उत्तरी सह्याद्री की बात करेंगे तो कलसूबाई होगा, या फिर सल्हेर, या फिर महाबलेश्वर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग ये जो महाबलेश्वर जो है, जो कि महाराष्ट्र में है, महाबलेश्वर, यहीं से निकलती है कृष्णा नदी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। हम लोग इसको मैप के थ्रू समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में, जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने अभी अभी जाना, यह कलसूबाई सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी सह्याद्री की, उसके बाद सल्हेर, और उसके बाद महाबलेश्वर। ये सब उत्तरी सह्याद्री महाराष्ट्र में है, पूरी तरीका से कहा महाराष्ट्र में है। और कुद्रेमुख कर्नाटक में है, जो कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अब हम लोग चर्चा करेंगे पहाड़ियों की, जो कि प्रायद्वीपीय पठार में स्थित है और जिससे प्रश्न आते हैं, जैसे गिर, मांडव और बर्दा। ये मांडव है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, ये मांडव है, मंडाव नहीं, मांडव। तो गिर पहाड़ी, मांडव पहाड़ी और वर्धा पहाड़ी, ये तीनों गुजरात में है। गिर पहाड़ी फेमस है एशियाई लायन के लिए, या फिर इसी को बोलते हैं एशियाटिक लायन के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ पे ये एशियाटिक लायन पाया जाता है, इसलिए वह क्षेत्र बहुत ही फेमस है। कहाँ पे है? तो गुजरात में। तीनों पहाड़ियाँ हम लोग को याद रखने हैं, गिर, मांडव, वर्धा, और ये तीनों पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है। कौन कौन सा? गिर, मांडव और वर्धा। फिर दक्कन ट्रैप, जो हम लोग ने अभी जाना, या फिर महाराष्ट्र, वहाँ पे 4 पहाड़ियाँ हैं, अजंता की पहाड़ी, हरिश्चंद्र की पहाड़ी, सतमाला की पहाड़ी और बालाघाट। तो हम लोग को 4 नाम याद रखने हैं। सबसे पहले हरिश्चंद्र, उसके बाद अजंता, उसके बाद सतमाला और तब बालाघाट। ये 4 पहाड़ियाँ पूर्ण रूप से महाराष्ट्र में है। तो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से पहाड़ियाँ पूर्ण रूप से एक ही राज्य में है, उनका विस्तार एक ही राज्य में है। जैसे यदि हम लोग सतपुरा की बात करें तो ये गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, और कुछ छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में भी चला जाता है। लेकिन हरिश्चंद्र, अजंता, सतमाला और बालाघाट, ये सब पूर्ण रूप से महाराष्ट्र में एक ही राज्य में स्थित है। तो इसको भी याद रखिएगा। कौन कौन से? तो हरिश्चंद्र, अजंता, सतमाला और बालाघाट, ये सब पूर्ण रूप से महाराष्ट्र में है। उसके बाद बाबा बुदन की पहाड़ी, ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। अब हम लोग बात करेंगे पूर्वी घाट के बारे में। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंगाड़ा, ये कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। जिस प्रकार पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख, उसी प्रकार पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिनगाड़ा। उसके बाद महेंद्रगिरी, ये महेंद्रगिरी कहाँ पर है? तो उड़ीसा में कटक है, ठीक उसी के पास है महेंद्रगिरी। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंगाड़ा, उसके बाद महेंद्रगिरी। एक और प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी कौन सी है? तो इसका नाम भी महेंद्रगिरी ही है। भारत की सबसे
ऊंची चोटी, सॉरी भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी दो जगह है, एक तो दक्षिण वाले भाग में है केरला तमिलनाडु की सीमा पर, इसका मैक्सिमम पार्ट तमिलनाडु में ही है, और एक है उड़ीसा में जो कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, महेंद्रगिरी दो जगह है, एक तो दक्षिण वाले भाग में जो भारत का सबसे दक्षिणतम चोटी है और एक उड़ीसा में है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की विशेषताएं। पश्चिमी घाट जो है ये हमारा पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। तो देखेंगे ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट का जो ऊंचाई है ये लगभग 1200 मीटर और पूर्वी घाट की जो ऊंचाई है लगभग 600 मीटर है। मतलब ये जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को हम लोग कंपेयर करें तो ऊंचा कौन सा है? पूर्वी घाट है, सॉरी पश्चिमी घाट है। यही कारण है कि जो भी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हुए बहते हुए, सॉरी पश्चिमी घाट से निकलती हुए बहते हुए पूर्वी घाट में चली आती है और बह के कहाँ पे मिल जाती है? इधर हमारा अरब सागर है और इधर हमारा बंगाल की खाड़ी है। तो जो भी नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है वो सीधे बहते हुए पूर्वी घाट की ओर चली आती है। क्यों? क्योंकि पूर्वी घाट का ढाल ज्यादा है, मतलब इधर हाइट कम है तो ढाल तो इधर ही की तरफ हुआ ना, इसलिए नदियां बहती हुई कहाँ चली आती है? पूरब की ओर चली आती हैं। तो जो भी बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे ये हमारी गोदावरी नदी है, उसके नीचे हमारा कृष्णा नदी है, ये कावेरी नदी है, इधर महानदी है, ये सारी नदियां किधर? पूरब की ओर बहती है। और जब पूरब की ओर नदियां बहती है तो ये सारी नदियां इस पूर्वी घाट को काट दी है। जैसे यहाँ पे देखिए पूर्वी घाट है ही नहीं, गोदावरी और कृष्णा के बीच में तो है ही नहीं, तो यहाँ पे पूर्वी घाट जो था वो काट दिया गया है गोदावरी और कृष्णा के द्वारा। ठीक उसी प्रकार कावेरी नदी, यहाँ पर भी पूर्वी घाट है ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये नदी द्वारा काट दिया गया है। तो यही कारण है कि पूर्वी घाट क्या हुआ है? बहुत ज्यादा कटा छटा है और पश्चिमी घाट जो है सो कंटिन्यू है, ये खटा छटा नहीं है, बहुत कम कटा छटा है। ठीक है, इस बात को हमने जाना। यहाँ से जो दामोदर नदी है निकलती है, उससे एक पॉइंट हमको याद रखने हैं। ये दामोदर नदी एक भ्रंश घाटी नदी है। भ्रंश घाटी नदी क्या होता है? मैंने अभी बताया था, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी। तो भ्रंश घाटी नदी क्या होता है? जैसे ये हमारा प्लेन क्षेत्र है, तो जो भी नदियाँ बहती हुई आती है तो नदियाँ क्या करती है? इस जगह को काटेगी, वो काट के और इसमें यहाँ पे गड्ढा कर देगी और बहाते हुए लेकर आके समुद्र में मिला देगी। तो काटने के बाद कुछ स्ट्रक्चर किस प्रकार बन जाएगा? तो इस प्रकार का हो जाएगा और यहां से नदियां बहेगी। और इसी स्थलाकृति को हम लोग बोलते हैं घाटी। लेकिन कौन सा घाटी? तो भ्रंश घाटी, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्ट वैली। तो ये जो छोटा नागपुर का पठार है उसमें से जो दामोदर नदी बहती है वो क्या की है कि इस क्षेत्र को काट दी है। मैं इसको येलो से कर रहा हूं, इस क्षेत्र को काट दी है और इसी को हम लोग बोलते हैं दामोदर भ्रंश घाटी। तो भारत में 3 नदियां याद रखना है। एक तो ये नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक से निकलती है, दूसरा ताप्ती नदी और तीसरा दामोदर नदी। ये तीनों भ्रंश घाटी नदी है। दामोदर नदी जैसे यहाँ पे भ्रंश, यहाँ पे गड्ढा कर दी पूरा बहते बहते, उसी प्रकार नर्मदा नदी ये भी यहाँ पे पूरा भ्रंश कर दी। मतलब क्या? यहाँ पे घाटी बना दी है, पत्थरों को काटते काटते ले आके सब कहाँ पे? अरब सागर में गिरा दी है और यहाँ पे गड्ढा के समान स्ट्रक्चर बन गया है। ताप्ती नदी भी उसी प्रकार है, यहाँ पे भी गड्ढा के समान स्ट्रक्चर बन गया है। यहाँ की मिट्टियों को काट के ले जाकर कहाँ बिछा दी है? ये सब ले जाकर के अरब सागर में ले आके गिरा दी है। ठीक है, तो 3 नदियाँ हुई, नर्मदा, ये नर्मदा है, ये तापी है और ये दामोदर है। तो कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि पश्चिम में बहने वाली भ्रंश घाटी नदी तो नर्मदा और तापी, पूरब में बहने वाली भ्रंश घाटी नदी तो दामोदर। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो अब हम लोग जानेंगे इस क्षेत्र के बारे में, नीलगिरी तमिलनाडु के क्षेत्र के बारे में जानेंगे और यहाँ के पहाड़ियों के बारे में जानेंगे। इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए। तो ये हमारा पश्चिमी घाट है और ये हमारा पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर ठीक तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक की सीमा पर मिलती है, जिसे हम लोग नीलगिरी की पहाड़ी के नाम से जानते हैं।
और इसी नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, जिसकी हाइट लगभग 2637 मीटर ऊंची है। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जो कि भारत दक्षिण में दूसरी ऊंची चोटी है। यदि हम लोग दक्षिण भारत की बात करें तो ये दूसरी ऊंची चोटी है। और इसी नीलगिरी पर टोडा जनजाति पाई जाती है। टोडा जनजाति किस चीज़ के लिए फेमस है? तो बहुपति विवाह के लिए फेमस है। यहाँ की महिलाएं एक से ज़्यादा वर्ष से विवाह करती हैं, उसी के लिए टोडा जनजाति जाना जाता है। और ये कहाँ पे पाई जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ी पे ही पाई जाती है। नीलगिरी पहाड़ी के पास ही एक जगह है ऊटी, जो घूमने के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे हिल स्टेशन भी है और इसका नाम अब उद्गम मंडलम हो गया है। भारत में यदि हम लोग जड़ी बूटियों की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा नीलगिरी पहाड़ियों पर ही पाया जाता है। तो नीलगिरी की पहाड़ी जड़ी बूटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो एग्जाम में इसे ही प्रश्न आते हैं कि भारत का वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ पाई जाती है, तो है नीलगिरी की पहाड़ी। ये पॉइंट्स भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, तो ये जो नीलगिरी की पहाड़ी है, तो हमको एक बात समझ लेते हैं पहले। ये पश्चिमी घाट इधर से आई, इधर से पूर्वी घाट आई, यहाँ पे नीलगिरी है और फिर नीचे से भी तो पहाड़ी है ना। तो ये जो है जहाँ पे तीन पहाड़ी आके मिलती हैं उसको हम लोग बोलते हैं गांठ। तो दो जगह गांठ देखने को मिलता है, एक तो नीलगिरी की पहाड़ी और दूसरा अन्नामलाई की पहाड़ी। यहाँ पर यह हमारा अन्नामलाई की पहाड़ी है। ये येलो वाला देख रहे हैं, इसको हम लोग पलानी की पहाड़ी बोलते हैं। फिगर दिमाग में एकदम क्लीन होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको जूम करके दिखाया ताकि बहुत अच्छे से समझ में आए। तो ये गांठ से उत्तर की तरफ है अन्नामलाई की पहाड़ी, उत्तर पूरब की तरफ है पलानी की पहाड़ी और दक्षिण की तरफ है कार्डेमम की पहाड़ी, जो कि बीच में थोड़ा सा ये टूटा हुआ है। ये कौन सी पहाड़ी है? ब्लू वाला। ये ब्लू वाला कार्डेमम की पहाड़ी है। ये भी कार्डेमम की पहाड़ी है, लेकिन बीच से थोड़ा सा टूटा हुआ है। और इसी को हम लोग इलायची की पहाड़ी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलायची का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग जानते भी हैं, मसालों का राज्य केरला। तो ये जो बीच का गैप है, दो जगह गैप देखने को मिलता है। एक तो ठीक नीलगिरी के दक्षिण में ये वाला गैप, पहले नीलगिरी पहाड़ी है, उसके बाद गैप है, मतलब खाली रास्ता है, उसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ी है। तो पहाड़ों के बीच से जो पतला रास्ता होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दर्रा या गैप बोलते हैं। तो इस गैप का नाम है पाल घाट गैप या फिर पाल घाट दर्रा। तो पाल घाट दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित है। ये भी एक दर्रा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेनकोट्टा दर्रा या फिर सेनकोट्टा गैप। ये कहाँ पे है? तो कार्डेमम की पहाड़ी में, या फिर इसी को हम लोग इलायची की पहाड़ी बोलते हैं। ये जो अन्नामलाई की पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी, जो कि 2697 मीटर ऊंची है लगभग। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी। उसके बाद दोदा बेटा, जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब हम लोग पढ़ेंगे तमिलनाडु के कुछ पहाड़ियों के बारे में। तमिलनाडु में भी कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे जाबदी, सेबरॉय, पंचमलाई और सिरुमलाई। ये चारों के नाम याद रखने हैं और हम लोग को सीक्वेंस से याद रखने हैं। सबसे पहले जाबदी, सेबरॉय, पंचमलाई और सिरुमलाई। इससे सीक्वेंस में क्वेश्चन आते हैं। ये सारे दे के आपको बोलेंगे कि उत्तर से दक्षिण सजाने के लिए। इस बार बीपीएससी 64वीं में ये पूछा भी गया था, इसलिए सबको याद रखना है। कैसे? तो सीक्वेंस में सीरियल वाइज, सबसे पहले जाबदी, फिर सेबरॉय, फिर पंचमलाई और उसके बाद सिरुमलाई, और इसी के बीच से निकलती है कावेरी नदी। कौन से पहाड़ियों के बीच? पंचमलाई और सिरुमलाई के बीच। कार्डेमम पहाड़ी से उत्तर पूर्व की तरफ एक और पहाड़ी निकला हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं वरुसनाथ की पहाड़ी। तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने ये देखा पूरा दक्षिण भारत का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे, और इसे अच्छी तरह समझा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आंध्र प्रदेश के कुछ पहाड़ियों के बारे में। आंध्र प्रदेश क्षेत्र में 4 पहाड़ियाँ हमको याद रखने हैं। सबसे पहले एरामलाई, उसके बाद नल्लामलाई, फिर बेलकोंडा और उसके बाद पालकोंडा। ये 4 पहाड़ियाँ कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। कौन कौन से? एरामलाई, नल्लामलाई, बेलकोंडा, पालकोंडा। इसे भी हमको सीरीज सीक्वेंस वाइज याद रखने हैं, लाइन से उत्तर से दक्षिण की तरफ। जैसे हमने तमिलनाडु में देखा था जाबडी, सेबरॉय, पंचमलाई और सिरुमलाई।
इसको भी सीक्वेंस से याद रखना है। एक और पहाड़ी है सीसाचलम की पहाड़ी। तो सीसाचलम की पहाड़ी कहाँ पे है? तो ये ठीक आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के सीमा पर है। मैंने जितने भी पहाड़ियाँ हैं सबको बहुत अच्छी तरह सीक्वेंस में रखा है, इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आते हैं कुछ उत्तर पूर्व की तरफ देखते हैं, या फिर पूर्वी राज्य है वहाँ पे पहाड़ियों के बारे में हम लोग जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 5 पहाड़ियाँ हमको याद करने हैं। कौन कौन से? तो डाफला, मिरी, अभोर और मिसमी। ये 4 पहाड़ियाँ, डाफला, अभोर, मिरी और मिसमी, 3-4 बार यदि हम लोग रिपीट करेंगे तो ये याद हो जाएगा। तो ये हमारा डाफला है, यहाँ पे मिरी है, फिर अभोर है और सबसे पूरब में मिसमी है। ठीक, उसके बाद इस साइड पटकोई बूम है। कौन सी पहाड़ी है? पटकोई बूम। आपको पता होगा यहाँ पे म्यांमार देश है, ये हमारा भारत है, और ठीक यहाँ पे कौन सा देश है? म्यांमार है इस क्षेत्र में। तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब की सीमा किस देश से लगती है? तो म्यांमार से लगती है। तो यहाँ पर जो पटकोई बूम पहाड़ी है उसकी सीमा भी कहाँ से लगती है? पटकोई बूम से लगती है। मतलब पटकोई बूम कहाँ पर है? तो ठीक अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के सीमा पर। ठीक उसी प्रकार ये हमारा नागालैंड है ब्लू वाला। तो नागालैंड में 2 पहाड़ियाँ, नागा पर्वत और सरामती, ये दोनों कहाँ पर है? तो म्यांमार और नागालैंड के सीमा पर। मणिपुर, मणिपुर में एक पहाड़ी याद रखिएगा, लेमाटोल की पहाड़ी। कहाँ पे है? मणिपुर में। और मिजोरम में मिजो पहाड़ी, इसी को हम लोग लुसाई की पहाड़ी बोलते हैं। और वहाँ पे एक चोटी है नीला पर्वत, ये भी याद रखिएगा। नीला पर्वत कहाँ पे है? तो मिजोरम में है। तो ये तो सारे हमने पर्वत डिस्कस किए जो कि म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। जैसे पटकोई बूम अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी म्यांमार से सीमा साझा करता है। नागालैंड, नागा पर्वत और सरामती, ये भी म्यांमार से सीमा साझा करता है। और मिजो पर्वत या फिर मिजो पहाड़ी, ये भी नागालैंड से म्यांमार से सीमा साझा करता है, जिसको हम लोग लुसाई की पहाड़ी बोलते हैं। तो सरामती तो एकदम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं निम्नलिखित में से कौन से पर्वत है जो म्यांमार से अपना सीमा साझा करते हैं या फिर म्यांमार और भारत के बॉर्डर पर है। कौन कौन से? सरामती, पटकोई बूम, नागा पर्वत और मिजो पर्वत, ये चारों कहाँ पे है? तो चारों म्यांमार और भारत के सीमा पर है। और कौन कौन से राज्य में है वो मैंने बता दिया, इसको देख लीजिएगा। ये मिजोरम है, ये मणिपुर है, ये नागालैंड है और ये अरुणाचल प्रदेश है। आसाम में भी 3 पहाड़ियाँ हमको याद रखने हैं। कौन कौन से? तो ये मिकीर, रेंगमा और बड़ाइल, 3 पहाड़ियाँ, मिकीर, रेंगमा और बड़ाइल, ये तीनों कहाँ पे है? तीनों आसाम में है। तो ये सारे पहाड़ियाँ हमने जाने। अब हम लोग को थोड़ा जानना है कुछ नदियों के बारे में। जैसे नदी को जानने से पहले हमको ये जानना होगा डेल्टा। जैसे ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे, ये क्या है? डेल्टा है। ये क्या है? डेल्टा है। देखेंगे जब नदियाँ बहते हुए तो आई, यहाँ पे बहती हुई आई, लेकिन फिर कई भाग में बट गई इस प्रकार, तो इसी को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। ये क्या होता है? तो जब नदियाँ तो हमेशा ढाल की ओर बहती है। जब नदियाँ ऊंचाई से आती है तो बहुत ज़्यादा इसमें गति होता है, लेकिन जब मैदानी क्षेत्र में आती है तो इसका गति कम हो जाता है और ये बढ़ते बढ़ते बहुत स्लो हो जाता है। तो समुद्र, ये हमारा समुद्र है, इधर मैंने बनाया रेड कलर का, ये समुद्र है। तो नदियाँ जब पहुँचती है समुद्र से पहले तो मैदानी क्षेत्र आ जाता है, और मैदानी क्षेत्र पहुँचने से पहले क्या होता है? नदियाँ कई भाग में विभाजित हो जाती है। क्यों विभाजित हो जाती है? इसके पीछे कारण है। पहले तो यहाँ पे ढाल बहुत ज़्यादा था, तो अपने साथ पत्थरों को काटते हुए लेके आई, मिट्टियों को काटते हुए लेके आई। लेकिन जब ये मैदानी क्षेत्र आया तो जल बहता तो है, लेकिन अपने साथ जो कूड़ा कचरा लाता है उसको बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा पाता है, और इसी क्षेत्र में क्या करता है? बिछा देता है। तो ये जो समुद्र है और ये हमारा नदी है, जहाँ पे समुद्र और नदी मिलते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मुहाना। ये हमारा मुहाना हुआ। और यहीं पे जितना भी नदी कूड़ा कचरा ला के जमा कर देती है और तब जाकर जल इसमें मिल जाता है। तो जहाँ पे ये जमा की अपना कूड़ा कचरा, उसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा। और वही मैंने यहाँ पे बनाया है डेल्टा। जैसे ये हमारा महानदी का डेल्टा है, गोदावरी का डेल्टा है, कृष्णा का और कावेरी का डेल्टा है। तो कुछ नदियाँ जो होती है वो तो डेल्टा बनाती है, लेकिन कुछ नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है। क्यों नहीं बनाती है वो भी जान लेते हैं, और बहुत गौर से देखिएगा, इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर तो मिला दी, यहाँ पे नदी लाई और यहाँ पे बिछा दी सारा गाद मिट्टी, और फिर जाके नदी इसमें मिल गई और यहाँ पे डेल्टा क्षेत्र का निर्माण हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होता, कुछ इस प्रकार पहाड़ होते हैं यहाँ पे, कुछ इस प्रकार पहाड़ी क्षेत्र होता,
तो फिर ये गाद यहाँ पे जमा नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पे क्लीन करके बना रहा हूँ फिर से, तो यहाँ मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो नदियाँ, ये नदी जो बहते हुए आई तो उस समय तो पहाड़ी नहीं था, लेकिन अब यदि पहाड़ आ जाएगा तो क्या होगा, ये नदी जो कूड़ा कचरा लेकर आई है ये बहाते हुए लेकर चली जाएगी और ये कहाँ में मिला देगी, समुद्र में। क्यों मिला देगी, क्योंकि इसके बगल में पहाड़ है, तो यहाँ पे कूड़ा कचरा को जमा होने का मौका ही नहीं मिलेगा और जो भी नदियाँ लेके आएगी अपने साथ उसको मजबूरन कहाँ पे, सब जाके नदी में मिला देना होगा। ये नदी के मुहाने पर बिछा नहीं पाएगी, कहाँ पे ले आ देगी, सब समुद्र में मिला देगी। और यदि इस प्रकार का जो स्थलाकृति बनता है, जब यही मिट्टी ला करके सीधे समुद्र में जाके मिला देती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं एस्चुअरी। क्या बोलते हैं, एस्चुअरी, या फिर हिंदी में बोलते हैं ज्वार नद। ठीक है, तो दो प्रकार का हम लोग देखें, एक जब मुहाने पर, जब यहाँ पे मुहाने पर कूड़ा कचरा जमा हो गया तो उसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा। लेकिन जब इसी कूड़ा को, मिट्टी को ले आकर समुद्र में मिला दिया नदी, तो उसी को बोलते हैं एस्चुअरी। तो जो भी नदियाँ पूरब की ओर बहती है वो सारी डेल्टा बनाती है। जैसे ये हमारी महानदी है, ये गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है, तो ये सब क्या बनाती है, ये सब डेल्टा बनाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो पहाड़ी क्षेत्र है ही नहीं, यहाँ पे तो कटा हुआ, ये जो पूर्वी घाट है ये कटा हुआ है, इसलिए ये सब डेल्टा बनाती है। लेकिन ये नर्मदा और तापी, यहाँ पे पश्चिमी घाट पूरा कटा हुआ है, यहाँ पे पश्चिमी घाट है ही नहीं, सॉरी, यहाँ पे पश्चिमी घाट का विस्तार है, यहाँ पे पश्चिमी घाट का विस्तार है, तो इस साइड से भी पश्चिमी घाट है, इस साइड से भी पश्चिमी घाट है। इसलिए नर्मदा नदी क्या करती है, अपने साथ जो जितना भी कूड़ा कचरा लेके आती है ये सारा के सारा कहाँ गिरा देती है, ये गिरा देती है अरब सागर में। तापी नदी भी जो कूड़ा कचरा लेकर आती है कहाँ गिरा देती है, अरब सागर में। यही कारण है कि नर्मदा और तापी एस्चुअरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी, नर्मदा नदी और तापी नदी, ये दोनों डेल्टा नहीं बनाती है। क्या बनाती है, तो एस्चुअरी बनाती है। लेकिन गोदावरी क्या बनाती है, तो डेल्टा बनाती है। इस बात को याद रखिएगा। गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है और ये सबसे बड़ी डेल्टा ही बनाती है, गोदावरी नदी। इधर से गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों आके बांग्लादेश में मिलती है, तो यहाँ पर भी सुंदरबन का डेल्टा बनता है, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा। तो किस किस नदी द्वारा बनाया गया है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। इसी गंगा नदी को हम लोग बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं। तो ये हम लोग नदी चैप्टर में ऐसे विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन ये कुछ प्रमुख बिंदु थे जो हमने डिस्कस किए। अब हमें एक और पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने हैं, राजमहल गारो गैप। उससे पहले हम ये जान लेते हैं, ये मेघालय का पठार है। इस मेघालय के पठार को हम लोग शिलोंग का पठार बोलते हैं और यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ, गारो, खासी और जयंतिया, इस तीनों को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। गारो, खासी और जयंतिया कहाँ पे है, तो मेघालय में, मेघालय के पठार में है। गारो किस चीज़ के लिए फेमस है, तो गारो फेमस है नोकरेक। यहाँ पे कौन सा, नोकरेक। नोकरेक क्या है, तो ये मेघालय के पठार का सबसे ऊंची चोटी है, लगभग 1515 मीटर इसकी हाइट है। तो ये कहाँ पे है, तो गारो पहाड़ी पे ही है। तो मेघालय के पठार का सबसे ऊंची चोटी नोकरेक, यहाँ पे मैं क्लीन करके लिख दे रहा हूँ, नोकरेक, जो कि लगभग 1515 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहाँ पे है, गारो पहाड़ी पे है। खासी, खासी किस चीज़ के लिए फेमस है, तो यहाँ पे मानसी राम है और चेरापूंजी है। चेरापूंजी और मानसी राम ये दोनों सर्वाधिक वर्षा के लिए जाना जाता है। वर्तमान में मानसी राम में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, जो कहाँ पे है, खासी पे है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अब हम लोग जानते हैं मालदा दर्रा के बारे में। मालदा दर्रा क्या है, इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। ये जो मैंने पिंक कलर का बनाया है, ये हमारा पठारीय भाग है, इसको हम लोग प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। हमने देखा यहाँ पे झारखंड था और कौन सा क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार। और ये जो बिहार आसाम वाला क्षेत्र है, यहाँ पे है राजमहल की पहाड़ी। और ये हमारा मेघालय का पठार है, या फिर इसी को झारखंड का पठार, सॉरी शिलोंग का पठार भी बोलते हैं। और 3 पहाड़ियाँ है, गारो, खासी और जयंतिया। तो पहले इसका विस्तार कुछ इस प्रकार था। ये जो मैंने ब्लैक बनाया, पहले इसका विस्तार कुछ इस प्रकार था, मतलब झारखंड का, सॉरी हाँ, ये झारखंड का पठार या छोटा नागपुर का पठार जो है वो मेघालय के पठार से जुड़ा हुआ था और ये कुछ इस प्रकार था। जब मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये अलग है, अभी ये अलग है, बीच में क्या है, बीच में गैप है। लेकिन पहले क्या था, ये दोनों जुड़ा हुआ था। लेकिन जैसे इधर से गंगा नदी आई,
इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आई, इधर से तीस्ता नदी आई, तो इस क्षेत्र को क्या कर दिया गया, नदियों द्वारा काट दिया गया और काट के सारी मिट्टी को बहा के कहाँ लिया जाएगा, बंगाल की खाड़ी में गिरा दिया गया और ये जगह क्या हुआ, धंस गया। ये जगह कुछ इस प्रकार हो गया, जैसे यदि ये हमारा राजमहल की पहाड़ी है, ये हमारा मेघालय का पठार है, तो जो नदियां आई वो इस क्षेत्र को क्या की, काट दी और सारा मिट्टी को ले जाकर क्या कर दी, सारा ले जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरा दी। तो यही जो धंसा हुआ भाग है इसी को हम लोग बोलते हैं राजमहल गारो गैप। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे राजमहल की पहाड़ी है, यहाँ पे गारो पहाड़ी है, गारो खासी जयंतिया, तो यहाँ पे गारो पहाड़ी है, यहाँ पे राजमहल की पहाड़ी है और बीच में गैप है, तो इसी को बोलते हैं राजमहल गारो गैप। इसका एक और नाम है मालदा दर्रा, मालदा दर्रा। तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि मेघालय का पठार और छोटा नागपुर का पठार को अलग कौन करता है, तो मालदा दर्रा अलग करता है। ये एक दूसरे से किस चीज के द्वारा पृथक किया गया है, तो मालदा दर्रा या फिर राजमहल गारो गैप द्वारा। ठीक है, तो ये जो मेघालय का पठार है ये वाला, ये किसका हिस्सा है, इस छोटा नागपुर के पठार का ही हिस्सा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे मेघालय का पठार देखने में लगता है कि हिमालय इसके बगल में है, तो लगता है हिमालय का हिस्सा है, तो बिल्कुल भी नहीं कंफ्यूज होना है। मेघालय का पठार किसका हिस्सा है, तो ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार या फिर राजमहल की पहाड़ी या फिर छोटा नागपुर की पठार बोले, तो इसी का हिस्सा ये मेघालय का पठार, इस बात को याद रखना है। एक और बात, भारत का हमने भौतिक विभाजन को बहुत अच्छी तरह पढ़ा, जैसे मैं इसके पहले 2 और वीडियो बना रखा हूँ, उसे भी देख ले तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, ये मैदानी क्षेत्र है, ये भी मैदानी क्षेत्र है और ये भी मैदानी क्षेत्र है, और ये पठारीय क्षेत्र है। तो हम लोगों ने पढ़ा था जैसे उत्तर का विशाल मैदान, पर्वतीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र है और ये पूर्वी तटीय क्षेत्र है, और ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। तो यदि पूछा जाए कि इन सब में सबसे पुराना क्षेत्र कौन सा है, तो ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है जो सबसे पुराना है। ये हिमालय की पहाड़ी तो अब जाके बना है और ये मैदान अब जाके बना है, लेकिन यदि सबसे पुराना भाग पूछा जाए तो ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। और यदि एक और प्रश्न कि प्रायद्वीपीय पठार का शेप कैसा है, आकार कैसा है, तो याद रखिएगा ट्रायंगुलर है। ये आपको देख के भी लगता होगा ये त्रिभुज के समान लग रहा है, और इसके उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ी, उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी और दक्षिण में देखा जाए तो कार्डेमम की पहाड़ी स्थित है। तो सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं दोस्तों, और इससे जो भी प्रश्न आएंगे एग्जाम में इसी के अंदर से आएंगे। वीडियो को जरूर देखें, रिपीट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसे अच्छे वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। सो धन्यवाद दोस्तों।